उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत सीट से अपना नामांकन किया। नामांकन से पहले 90 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके साथ ही मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद भी लिया। चंपावत उपचुनाव के लिए सोमवार का दिन अहम रहा। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन के साथ पूजा अर्चना का दौर चला। सबसे पहले सीएम धामी ने मां पूर्णागिरी के दर्शन किए और उपचुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। तो सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने घर में पूजा अर्चना की और सीएम धामी की जीत की कामना की। भगवान से आशीर्वाद मांगने के बाद सीएम धामी ने 90 किलोमीटर का एक रोड शो भी किया, जिसमें उनके साथ चंपावत से अपनी सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी भी दिखे। रास्ते में जगह जगह लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया, तो सीएम धामी भी लोगों से गर्मजोशी से मिले। सीएम धामी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कई जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। सीएम धामी के नामांकन से पहले उनके खटीमा के घर में भी जश्न का माहौल दिखा, जहां छोलिया नृत्य किया गया। माँ शारदा मैया और माँ पूर्णागिरी मैया, इन्होंने ही जो है चूँकि इस क्षेत्र में सेवा के लिए बुलाया है। गोलजू का आशीर्वाद है, साथ में बाबा गोरखनाथ की भूमि है, माँ हिंगला देवी है, माँ रणकोची मैया है, साथ में माँ बाराही है, रीठा साहब हैं। सभी का आशीर्वाद लेकर क्योंकि उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सीएम धामी के नामांकन के दौरान पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी साथ ही रहे। नामांकन के बाद एक जनसभा हुई, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। इसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से लेकर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टम्टा, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पूरा युद्ध हम जीत गए, लेकिन सेनापति घायल हो गया है। फिर भी पार्टी ने मुझे सेवा का मौका दिया। गंगा गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन उत्तराखंड की विकास धारा इस चंपावत से निकलेगी और चंपावत आपको मुख्यमंत्री के रूप में जब आप पुष्कर धामी जी को चुनेंगे, सबसे पहले सर्वोपरि दिखाई देगा। पूरा युद्ध हम लोग जीत गए और जैसा ये कह रहे थे कि सेनापति के रूप में मुझे आगे करा था, मैं घायल हो गया और मेरी व्यक्तिगत लड़ाई में कहूंगा, व्यक्तिगत लड़ाई में हार गया। और आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे फिर से आप सबकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। सीएम धामी ने चंपावत में अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजरा है, अक्सर मैं यहाँ से गुजरता रहा हूँ। सीएम धामी ने चंपावत के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे होते हैं। बचपन में मेरी ईजा कहती थी मेरे से कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा वो दूसरों की मदद करते हैं। सीएम धामी अपना नामांकन कर चुके हैं। अब मतदान 31 मई को होना है, लेकिन नामांकन के दौरान चंपावत की जनता में काफी उत्साह दिखा है। वहीं बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन कर ये दावा किया, ये चुनाव वो बड़े बहुमत से जीतने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम धामी के नामांकन के दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में गीता धामी ने कहा कि चंपावत में एक तरफा माहौल है, यहाँ एक तरफा समर्थन मिलने जा रहा है। चंपावत की जनता अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है। लोगों को सीएम धामी से काफी उम्मीदें भी हैं। सीएम धामी यहाँ की जनता की उम्मीदों से ऊपर उठकर काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी, जो नॉमिनेशन में चंपावत पहुंची हुई हैं। मैम, आज नॉमिनेशन हुआ, आपने जो माहौल देखा, कैसा लगा?
बिल्कुल एक तरफा समर्थन यहाँ की जनता का मिलने जा रहा है और पूरा जन सैलाब चंपावत की जनता आज जो है अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पहुंची। मैं धन्यवाद करूंगी सभी का और हमीदी जो है यहाँ से फिर से विजय होंगे, एक तरफा आशीर्वाद लेंगे। आपने लोगों का हुजूम भी देखा, कार्यकर्ताओं का भी हुजूम है, बड़ी उम्मीद है लोगों को। सभी के अंदर बहुत उत्साह है और बहुत उम्मीदें हैं। मैं समझती हूँ उनकी उम्मीदों से ऊपर उठ करके धामी जी कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी का कहना है कि उन्हें जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा, कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा, उन्हें पूरा विश्वास है कि बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी बहुमत के साथ इस सीट पर विजयी होंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 चंपावत। क्या सीएम के सामने कांग्रेस ने जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार को उतारा और पार्टी उपाध्यक्ष जोत सिंह क्यों पार्टी छोड़कर चले गए? ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं चंपावत में उम्मीदवार पर बड़े नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी पहले ही मुकाबले को अपने पक्ष में बता रही थी और अब कांग्रेस नेताओं को भी मुकाबला एक तरफा लगने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने 5 बार चुनाव लड़ने वाले हिमेश करकवाल मैदान में नहीं उतरे और मैदान में महिला उम्मीदवार के नाम पर निर्मला गहतोड़ी को उतारा गया। इसी बात पर कांग्रेस के अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सीएम धामी की राह कांग्रेस ने खुद आसान कर दी? तो सवाल है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और यही कहते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष रहे जोत सिंह ने पार्टी छोड़ दी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किरण महरा का कुछ और ही कहना है। ये मेरी लोगों की सोच पे बड़ा अफसोस होता है। महिला होना क्या कमजोरी की निशानी है? वो महिला कई वर्षों तक जिला अध्यक्ष रही है चंपावत की। वो महिला राज्य मंत्री के दर्जे से सुसज्जित रही है, पढ़ी लिखी महिला है, तो कैसे उसको कमजोर मान ले रहे हैं? हिमेश जी पूरी मदद कर रहे हैं, हम लोग पूरी कांग्रेस उसको मदद कर रही। हाँ, कुछ मौका परस्त लोग जो ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको जहाँ से पैसा मिला वहाँ जो जाते हैं, वो लोग अगर दूसरी पार्टी में चले गए तो इसका मतलब थोड़ा कि जनता चले गए। चंपावत का उपचुनाव का नतीजा क्या होगा ये भी कांग्रेस नेता जानते हैं, क्योंकि मुकाबला मुख्यमंत्री से है और अब तक कोई मुख्यमंत्री अपना चुनाव हारा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश हार का अंतर कम करने की होगी। वहीं प्रीतम सिंह ने खुद ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहाँ से हरीश रावत जी जो है बहुत लंबे समय तक जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। वहाँ पर हमारा राज्यसभा का सांसद है और वहाँ पर अगर हम अपने आप को ये समझे कि हम कमजोर स्थिति में है तो कदापि मैं समझता हूँ उचित नहीं है। पार्टी कमजोर हो तो बड़े चेहरों को भी जो है हिम्मत दिखानी चाहिए, साहस दिखाना चाहिए, उनको चुनाव मैदान में आगे बढ़ करके लड़ना चाहिए था। उपचुनाव पर कांग्रेस नेताओं की राय पहले ही बटी हुई है। सीनियर नेता अभी से मान चुके हैं कि कांग्रेस सीएम के सामने एक मजबूत चेहरा नहीं दे सकी। अब निर्मला गहतोड़ी के नामांकन में भले ही कांग्रेस दिग्गज शामिल हो आए, लेकिन नतीजे का आभास उनको अभी से हो चुका है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। 11 मई को कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी अपना नामांकन करेंगे और कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि नामांकन के समय कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सीएम धामी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। आज भी साफ कहती हूँ, हम सामान्य तरीके से सरल तरीके से अपना नामांकन करेंगे। जो लोग आएंगे उस भीड़ को, अगर हम उस भीड़ को न देते हुए उन लोगों को जिनको हमारी उसी चीज जो हमारे पास, मैंने कहा पहले कह दिया, मेरे पास वो संसाधन नहीं है जो उनके पास है। कल करण मेहरा जी लोग तो कल ही आ जा रहे हैं, हमारे सुमित हृदय जी आ रहे हैं, ये हमारे देवेंद्र यादव जी आ रहे हैं कल प्रभारी, और यशपाल आर्या जी भी आएंगे और भी कई लोग आ रहे हैं। हरीश रावत जी का भी है, लेकिन उन्हें अभी कहा जोधपुर, कहाँ जाना है उन्हें, जोधपुर जाना है। पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर निशाने पर हैं, लेकिन इस बार निशाना साधने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा है, जिसने पिता पर येड़ा समझने का आरोप लगा डाला है। आप ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही पूर्व सीएम हरीश रावत विरोधियों के निशाने पर थे, लेकिन अब हरदा के करीबी ही हरदा विरोधी बातें करने लगे हैं। पिछले 2 दिनों में तो हरदा और उनके बेटे आनंद की सोशल मीडिया में चल रही जुगलबंदी चर्चा में है, जिसमें आनंद ने यहां तक लिख डाला कि उनके पिता हरीश रावत उन्हें येड़ा समझते हैं। आनंद रावत ने अपने पोस्ट में राज्य की समस्याओं का जिक्र किया और अपने पिता के लिए लिखा कि मेरे पिताजी मेरे चिंतन और विचारों से परेशान रहते हैं। शायद उन्हें हमेशा मेरी बात एक नेता की दृष्टि से सुनी
और मुझे येड़ा समझा। सोशल मीडिया में आनंद की लिखी इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हरीश रावत ने भी सफाई देते देर नहीं लगाई और उन्होंने भी फेसबुक पोस्ट में लिखा, आनंद मैंने तुम्हें कभी येड़ा नहीं समझा, वक्त ने मजबूरन समझा दिया। डटे रहो, बाप न सही, समय तुम जैसे लोगों के साथ न्याय करेगा। मेरे पुत्र आनंद ने मुझ पर नहीं, जो आजकल की राजनीति का प्रचलन हो गया है कि हम गंभीर बातों को आगे नहीं लाते हैं और चुनाव में कुछ और बातें मायने रख रही हैं, उस पर उसने कटाक्ष किया है। उसका कहना अपने आप में बिल्कुल ठीक है कि राज्य के सामने जो ज्वलंत प्रश्न हैं उन पर हम फेसबुक में या जो भी हमारे पास विचार संवहन का माध्यम है उनका उपयोग नहीं करते हैं। बहरहाल हरीश रावत के लिए आनंद के सवालों का जवाब आसान नहीं। विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक हरीश रावत के कई करीबी उन पर निशाना साध चुके हैं और पार्टी को अलविदा भी कह चुके हैं और बेटे आनंद के सवाल हरीश रावत के लिए नई परेशानी पैदा कर रहे हैं। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड परिवहन विभाग रोडवेज बस से लेकर कॉमर्शियल गाड़ियों का किराया फिलहाल नहीं बढ़ाने जा रहा है। चंपावत उपचुनाव के चलते लगी आचार संहिता के चलते परिवहन विभाग ने फिलहाल किराया बढ़ोतरी के फैसले को टाल दिया है और लंबे समय से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की मांग थी कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर किराया तय किया जाए, लेकिन 2 बार की मीटिंग के बाद भी इस बार भी कोई फैसला नहीं हो पाया था और अब आचार संहिता के चलते फिलहाल फैसला टाल दिया गया है। पूरे राज्य पर लागू होते हैं और वर्तमान में एक उपचुनाव के चंपावत में उपचुनाव के कारण वहाँ आचार संहिता लगी है। तो अगर हम किराए पे ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो वहाँ आचार संहिता की दृष्टि से वो प्रभावित हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल किराया तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो रहा है और उस पर बैठक करना भी संभव नहीं हो रहा है। तो ये जैसे आचार संहिता ख़त्म होती है अगले महीने, तो हम तुरंत बहुत शॉर्ट नोटिस पे एससीए की बैठक करेंगे और इस पर निर्णय ले लेंगे। जोशीमठ बद्रीनाथ बाईपास पर नरसिंह मंदिर के पास अचानक सड़क पर एक गड्ढा हो गया, जिससे थोड़ी देर के लिए यातायात बाधित रहा। पिछले दिनों ही इस सड़क पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा रोड पर डामरीकरण का कार्य किया गया था, लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान सड़क पर गड्ढे होने शुरू हो गए, जो कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठा रहे हैं। चमोली जिले के केदारनाथ वन प्रभाग के जंगलों में आग लगी है। वहीं बद्रीनाथ वन प्रभाग के बिरही और मैखुरा के पास के जंगलों में भी आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। वन विभाग आग बुझाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जिस तरह से जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है, उससे विभाग की कोशिश भी जो है वो नाकाफी साबित हो रही है। नेपाल को जोड़ने वाले सभी इंटरनेशनल पुल मंगलवार से बंद हो जाएंगे। दरअसल नेपाल में निकाय चुनाव को देखते हुए 10 मई से शाम 7 बजे से 13 मई शाम 7 बजे तक सभी पुलों में आवाजाही नहीं होगी। सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेशनल बॉर्डर को बंद रखने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में नेपाल को जोड़ने वाले 7 इंटरनेशनल पुल हैं, जिसकी मदद से दोनों देशों के नागरिक आवाजाही करते हैं और 3 दिन तक इंटरनेशनल पुलों के बंद होने से लोगों को कुछ दिक्कतें उठानी पड़ी। बैतड़ी और दारचूला के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें जो अनुरोध पत्र मिला और एक बैठक जो उनके साथ में की गई समन्वय बैठक, उसमें उसके पश्चात 10 से 13 मई तक की अवधि के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील करने के लिए मेरी तरफ से निर्देश जारी किए। रुद्रपुर में पुलिस ने 3 असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 तमंचे, 1 पिस्टल सहित बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी यूपी के मुरादाबाद से असलहे लाकर रुद्रपुर में बेचते थे। एसएसपी ने बताया कि ये लोग 25,000 रुपए में पिस्टल और 2,500 रुपए में तमंचे बेचते थे और गूगल पे के जरिए पेमेंट लेते थे, जिसमें अंतर्राज्यीय असला तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कुल मिला के 3 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 बिलासपुर के रहने वाले हैं निवासी और 1 मुरादाबाद के रहने वाले हैं।
तो इस प्रकार से यूपी से आके यहाँ पर असला की तस्करी हो रहा था, तो उसकी पर्दाफाश हुआ है। इन लोगों से कुल मिला के 5 तमंचा, एक मौजर पिस्तौल, 67 कारतूस रिवॉल्वर के, 6 कारतूस पिस्तौल के, 10 कारतूस 315 तमंचा का बरामद हुआ है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद धाम में यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 2 दिनों की यात्रा में 60,000 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। वहीं कल करीब 18,000 तीर्थ यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। ये आप केदारनाथ की लाइन देखिए, हेलीपैड तक पहुंची 3 बजे से सिग्नल कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर 25,000 से ज्यादा यात्रियों ने भगवान नारायण के दर्शन किए। वहीं आज बद्रीनाथ यात्रा का दूसरा दिन है और आज भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को लेकर पहुंची। लोग भगवान बद्री नारायण के दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, इतने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, प्रशासन पूरा साथ दे रहा है। पहले हम केदारनाथ बाबा के दर्शन किए, मेरा बहुत अच्छी तरह दर्शन हो गया भगवान बद्रीनाथ जी के, और शानदार दर्शन हुआ भगवान विष्णु जी के। बहुत ट्रेन से आए हैं और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बहुत अच्छी जगह है और दर्शन भी अच्छे से होता है। यहाँ पे भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, लाइन में लगना पड़ा, लेकिन फिर भी दर्शन हो गए। गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुबह से गंगोत्री के घाटों में बड़ी भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की लगी हुई है। अब तक लगभग 50,000 यात्री गंगोत्री धाम में दर्शन कर चुके हैं। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच पौराणिक सत्यनारायण मंदिर भी इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार है। करीब 600 साल पुराने प्रदेश के एकमात्र सत्यनारायण भगवान के इस मंदिर को 4 धाम यात्रा का पहला चरण माना जाता है। पुराणों में भगवान सत्यनारायण की महिमा का कई बार वर्णन किया गया है। देश भर में भगवान सत्यनारायण के मंदिरों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे के बीच स्थित सत्यनारायण भगवान के मंदिर में लोगों की अटूट श्रद्धा है। करीब 600 साल पुराना ये मंदिर 4 धाम यात्रियों की आस्था का भी केंद्र है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में माथा टेकने आते हैं और अपनी यात्रा का आरंभ यहीं से करते हैं। जब आदमी हरिद्वार से यात्रा करने के लिए 4 धाम के लिए निकलता है तो सबसे पहले नारायण जी के दर्शन यहाँ पे करते हैं। ये 600-700 बरस पुराना मंदिर है और यात्रा करके भी लोग अभी भी सभी लोग यहाँ से यात्रा आरंभ करते हैं। यात्रा यहीं पे भी समापन करते हैं लोग यात्रा वापसी में भी। शुभ कार्यों के मौके पर सत्यनारायण की कथा सुनने की परंपरा है। इस मंदिर में आए दिन कथा का आयोजन चलता रहता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान सत्यनारायण सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ जो भी मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और हम लोगों ने भी अपनी एक मनोकामना मांगी थी, हमारी पूर्ण हुई है। इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं, कथा भी कराते हैं, प्रसाद भी बांटते हैं और हवन भी करवाते हैं। हम बहुत सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी तब से इस मंदिर के हम बहुत मानते हैं और यहाँ पे अक्सर भंडारा कराते रहते हैं। ये बात भी है, सत्यनारायण के मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं और हम बहुत सौभाग्यशील हैं कि हरिद्वार रहते हुए भी इस मंदिर के हम दर्शन करने पास में जल्दी आ जाते हैं। 4 धाम यात्रा को जाने से पहले श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद सत्यनारायण के मंदिर में शीश झुकाते हैं और फिर यात्रा की शुरुआत करते हैं। यही कारण है कि हरिद्वार को 4 धाम यात्रा का द्वार कहा गया है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर तक रोड कटने के बाद अब ओम पर्वत और आदि कैलाश को धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं। प्रशासन ने गुंजी से आदि कैलाश तक इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में एक साइकिल प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला लिया है। मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में हम लोगों ने प्लान किया और 3 डेज इवेंट होगा और उसमें 10,500 फीट से लगाकर 14,000 फीट तक की हाइट के उसमें 50 साइकिलिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कई सारे रेनाउन साइकिलिस्ट को भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर किया जा सके और इस एरिया में टूरिज्म और दूसरी पॉसिबिलिटीज एडवेंचर टूरिज्म को फर्दर आगे देखा जा सके। और आगे भी खबरें जारी है, बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।